So now here is our next question, which says form a partial differential equation by eliminating a and b from the given equation z is equals to x square plus a इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। अब बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। यहाँ पर वो ए एंड बी की जगह डायरेक्ट आर्बिट्री कांस्टेंट लिख के दे सकता है, बट उससे हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सेम फॉर्मेट है। ऑल्सो जब उसने पहले ही बोल दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी हमें इन दो वेरिएबल के अलॉन्ग पार्शियली डिफरेंश करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। सो लेट्स बिगिन। सो हमें जो अपनी इक्वेशन दी है z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर प्लस बी, हम इसको फर्स्ट मान लेंगे। नाउ हम पहले एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं फॉर कंफर्टेबिलिटी। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको वहाँ पर पी एंड क्यू मिलेगा, हम इसे यही वैल्यू मान लेंगे, वरना आप एम एन ए बी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसे वो मान सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपली ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू, हम पार्शियल का रूल जानते हैं, हम बाकी सबको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो सिंपली दिस बिकम p बाई 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस बी। सिमिलरली ये हमारा होगा q बाई 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज अवर p इंटू क्यू अपॉन में 4x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब अगर हम इसे ध्यान दें तो फिर ये तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ही बन गई, तो हम वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। और अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या थे, ए एंड बी, हमने उसको सिंपली यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है और पार्शियली डिफरेंशियल हमने यहाँ पर फॉर्म की है, जहाँ पर पी है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड क्यू है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सो इट्स बेटर आप इस टाइप के और क्वेश्चंस भी ट्राई कर ले। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अब लगे हाथ हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, विच सेज एवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब बेसिकली इसमें तो हम देख सकते हैं ये फर्स्ट फंक्शन तो हमारा इन्फिनिटी बन जा रहा है और सेकंड फंक्शन 0। अब हल्के फुल्के इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखते हैं क्या कुछ हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टिल ये 1/0 विच इज़ अगेन इन्फिनिटी बन रहा है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ भी कर लें, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर रहेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन में यही रिकमेंडेड रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा ना जाए, एक बेसिक फॉर्मेट पे चले, जो हर इंटरमीडिएट फॉर्म की बेसिक फॉर्मेट है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट्स के क्वेश्चन पे ना लगाएं, बिकॉज लिमिट्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है कई केसेस में। आप उसे पेपर में आखिर के लिए बचा के रखें अगर आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि इसका आंसर ऐसे ही होगा। सो हेयर इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम देख सकते हैं ये हमारे पेपर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन है। सो यू कैन सिंपली सी डेट इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम के लिए तो ज़रूर करके जाना चाहिए। सो अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, इस फॉर्म में होता है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना होगा, तो उसके लिए हम अपनी पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर हमें इसे y से फ्री करना होगा, तो पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से भी डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ वी गेट दिस। तो सिंपली अब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं बिकॉज हमें यहाँ पर फ्री वैल्यू चाहिए होती है, जैसा कि हमने अपनी जर्नल फॉर्म में देखा। तो यहाँ पर हम अपने 1/y को v मान लेते हैं। अब हमने एक वेरिएबल माना है तो फिर हमें उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा, तो हमने उसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। नेगेटिव 1/y स्क्वायर होता है पर हमने वो नेगेटिव यहाँ पर ले लिया पहले ही। तो हमारी न्यू इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी है, और अगर आप उसे कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ। सो नाउ हमारे पास p आ गया हमारा 1/x, q हमारा गिवन है। सो यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और हमारा सॉल्यूशन। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो तो सिंपली ई रेशियो के पावर पी डी एक्स आ गया। अब ये 1/x, तो यहाँ पर सिंपली हमने ये चीज़ की है, हमें ये गिवन है। हम ले लेंगे e-1 इंटू 1/x डी एक्स।
अब 1/x का इंटीग्रल हो गया log x, तो दिस सिंपली मीन्स ई log x। अब हम जानते हैं कि -1 यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज log की प्रॉपर्टी होती है a log b इज इक्वल्स टू log b की पावर a। सिंपली दिस बिकम e log 1/x एंड log एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाते हो, तो दिस बिकम 1/x। तो सिंपली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x। नाउ अवर जनरल सॉल्यूशन वुड बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्योंकि हमने y को v से ट्रांसफॉर्म करा है, सो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। बेसिकली अब हम सिंपली यहाँ पर एक और चीज़ कर लेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं log x है, 1/x है, x है, तो हम log x को t मान लेते हैं, तो जिससे हमारा डेरिवेटिव आ गया 1/x इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, देन डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। ऑल्सो अगर हमने log x को t माना है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ई टी। नाउ हमारा न्यू इंटीग्रल इज लाइक दिस, जहाँ पर हम बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। अब बाय पार्ट्स के लिए हम ऑब्वियसली आइलेट यूज़ करते हैं देखने के लिए कि कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड। सो नाउ वी कैन सिंपली सी दैट अवर टी इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड ई टी इज़ सेकेंड फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाय पार्ट्स यूज़ कर लेंगे। अब बाय पार्ट्स यूज़ करके हमारा ये सॉल्यूशन आया। अब हम यहाँ पर अपनी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने टी को क्या माना था, log x, तो log x इंटू ई रेशियो पावर log x। अब जो चीज़ हमने यहाँ की थी वही चीज़ हम यहाँ करेंगे और हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पर बेसिकली एक स्टेप है बीच में 1/x, फिर हमने उस पूरे को कॉमन ले लिया हमारी इक्वेशन से। नाउ दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन एंड ऑल्सो अवर जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें कांस्टेंट फंक्शन दिए हैं। एंड इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग कि इसमें d क्या है, सो लेट मी टेल यू, हियर d बेसिकली मीन्स dy बाई डी एक्स, जहाँ डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स टू। यहाँ पर इसकी कोई नीड तो नहीं है वैसे। सो इस टाइप के फंक्शन जहाँ पर मैं कांस्टेंट वैल्यू दी हो, उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सेकेंड इज पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो लेट्स फाइंड इट। सो सबसे पहले हमें इसे m में कन्वर्ट करना होता है, जहाँ पर भी d है सिंपली उसे m में हमें चेंज करना है, फिर उसको एज अ क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करना है, जिससे हमारे पास m की दो वैल्यूज़ निकल आए। लाइक इसको जो हमने सॉल्व किया हमारे पास जो वैल्यूज़ आई दीज आर 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों रियल और सेम वैल्यू है। फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिंपली इज़ c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x, और दूसरी तरफ हमें फाइंड करना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज़ वन ऑफ एफ ऑफ डी। अब एफ ऑफ डी क्या है, सो बेसिकली ये जो हमारा पूरा है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, दिस इज अ एफ ऑफ डी। लेट मी राइट हियर, this is the f of d. Now what is ax? So ax basically means coefficient, जो भी हमारी m की वैल्यूज़ निकल कर आई है। अब इस केस में कॉज हमारे पास दोनों सेम वैल्यू है, तो हमारे पास a1 हो जाएगा। देन वी विल सिंपली पुट द वैल्यूज़ ex f of d is here, and now we will find the particular integral which is simply e की पावर x अपॉन में 1 अपॉन d इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स जी एक्स। अब यहाँ पर हमारा बाय पार्ट्स लग जाएगा। अब बाय पार्ट्स का रूल इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग एंड आपको याद नहीं तो उसमें मैं आपको सिंपली बता दूँ, आपको वहाँ पे आइलेट को फॉलो करना होता है। आई होप आपको याद होगा, जहाँ पर आइलेट में हमारे पास होता है आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर हायरार्की में चलते हैं। जैसा कि आई हमारे पास अलजेब्रिक हो गया तो फिर वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, साइन एक्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया तो फिर हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। तो हम बस सिंपली इसे बाय पार्ट्स ला के सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास बाय पार्ट्स ला के हमने जैसे सॉल्व करा हमारे पास उसका आंसर आ गया ये। देन अगेन यहाँ पर बाय पार्ट्स लगेगा, कॉस आप देख सकते हैं एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा फॉर्म बन रही है। देन हम दोबारा बाय पार्ट्स लगाएंगे और हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू यह आ गई। अब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा उसका फॉर्म होता है y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल।
सो बेसिकली हम दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आगे सिंप्लीफाई करने का कुछ मतलब है नहीं, कॉज घूम फिर के वही चीज़ आ जाएंगी, तो हम इसे वही रोक देंगे। बट अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, जिसमें हमें यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। नाउ आई एम सेइंग यूलर्स थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जाम, और हर ईयर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इक्वेशन अपनी दी है वो है z इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें डिग्री फाइंड करनी होगी कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसकी डिग्री क्या है। सो हम x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब ऊपर से हम लैम्डा और नीचे से लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो हमारी ओवरऑल डिग्री आई, हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर के लैम्डा की पावर 1/4, डिनोमिनेटर के लैम्डा की पावर 1/5, तो हम 1/4 से 1/5 माइनस कर देंगे, हमारी डिग्री आ गई 1/20। सो अब हमारी डिग्री अगर 1/20 आई है तो यूलर्स थ्योरम बेसिकली कहता क्या है? यूलर्स थ्योरम का बेसिकली सिंपल सा है, x प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू n इंटू जेड। बेसिकली अगर हमें इसे लिखना हो तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू अब यहाँ पर n है, n बेसिकली डिनोट करता है डिग्री को, कि हमारी डिग्री क्या है। सो डिग्री हमने निकाल लिया 1/20, और z इज़ अवर इनिशियल इक्वेशन, जो हमारी इनिशियल इक्वेशन गिवन थी, विच इज़ x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। नाउ सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको अभी तक भी पार्शियल समझ में नहीं आया है, सो लेट मी रिपीट इट अगेन। लाइक हमें कोई भी इक्वेशन दे दी है 6a² प्लस 7b। अब हमें निकालना है इसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल z बाय डेल a हमारा हो जाएगा सिंपली 12a, वही डेल z बाय डेल b हो जाएगा हमारा 7। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर हम जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हमें बस उसको लेके चलना है। लाइक हमने a के रिस्पेक्ट में किया तो a के अलावा हमारा सब कुछ कांस्टेंट था, वही b के केस में हमारा b के अलावा सब कुछ कांस्टेंट था। सिमिलरली हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी इक्वेशन है हम उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो यहाँ पर हमारा u/v वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इन केस अगर आपको याद नहीं है तो मैं वो भी आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। अगर हमें u/v गिवन हो तो उसके डिफ्रेंशिएशन में हम करेंगे v² u इंटू वी डैश, वेयर वी डैश बेसिकली मीन्स डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u डैश इंटू वी। सिंपली वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा है, डिनोमिनेटर का एज इट इज़ रखा है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। नाउ अब हम x मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी पूरी इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि हमें ये चाहिए अपने यूलर्स थ्योरम में। सिमिलरली हम z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और उसे y से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप उन्हें ऐड करेंगे आप देखेंगे हमारी वही इनिशियल इक्वेशन बन चुकी है और कुछ नहीं हुआ है। सो इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। सो हियर्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली बोला गया है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x² प्लस y² माइनस z² इंटू p प्लस 2xy³ प्लस 2xz इज इक्वल्स टू 2xz। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जो फॉर्म दी गई है वो है लैग्रेंज की फॉर्म। अब आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूं, लैग्रेंज जो लीनियर इक्वेशन है वो बेसिकली PP प्लस QP इक्वल्स टू R इस फॉर्म में गिवन होती है। अब इन केस आपकी लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली इस फॉर्म में ना गिवन हो बट हल्की फुल्की भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो इस फॉर्म में आए, सो हम उसे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें लैग्रेंज सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे।
अब उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। बेसिकली जो हमारे पास p है, बेसिकली p यानी जो हमारा स्मॉल p है उसका कोफिशिएंट, q यानी स्मॉल q का कोफिशिएंट और r, सबसे पहले तो हम यही लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है वो बेसिकली सिंपली dx अपॉन में p प्लस gy अपॉन में q इज इक्वल्स टू इक्वल टू dz अपॉन में r। ये बेसिकली होता है हमारा लैग्रेंज सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम बेसिकली ये फॉर्म कर देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली जर्नल सॉल्यूशन चाहिए होता है, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ c1 कॉमा c2। अब कई जगहों पर आप इसे c1 c2 की जगह ए बी भी देखेंगे, यू वी भी देखेंगे, एवरीथिंग इज़ फाइन। बेसिकली हमें तो कांस्टेंट निकालने होते हैं और कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम कांस्टेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए हमारी ये जो सिस्टम आया है लीनियर इक्वेशंस का, इनके किसी भी दो वेरिएबल्स को ले लेते हैं। अब वो दो वेरिएबल्स हमारे ये भी हो सकते हैं, हम चाहे तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, बेसिकली अप टू अस। हम अपने पहले कांस्टेंट के लिए इन दोनों को ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। cos 2x से 2x डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, सो हेयर सिंपली वी कैन कैंसिल 2x फ्रॉम 2x। नाउ हमारा log y इक्वल्स टू log z प्लस log a। अब बेसिकली जब भी हम कोई इंटीग्रल सॉल्व करते हैं वहाँ पे कांस्टेंट हमेशा आता है। हमने दोनों के कांस्टेंट को एक में लिख लिया। अब हम log की इस प्रॉपर्टी को तो जानते ही हैं, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a अपॉन b। सिंपली हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके log y बाय z निकाल लिया इक्वल्स टू c1। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर हम डायरेक्टली इनका यूज़ करके कोई और सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पा रहे, लाइक अब हमें दूसरा कांस्टेंट का नीड होगा, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट क्या हम किसी और तरह से फाइंड कर पाएंगे? तो नहीं। तो उसके लिए हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपने रेशियो में, जिसका परफेक्टली अगर मैं आपको समझाऊँ तो 2/2 क्या होता है? ऑफकोर्स 1/1। सिमिलरली 4/4 क्या होता है? ऑफकोर्स 1/1। तो अगर मेरे को 2/2 गिवन हो, मैं उसमें 2/2 मल्टीप्लाई कर दूँ, सो क्या उससे हमारा रेशियो कुछ चेंज हुआ? नहीं, वो 1/1 पहले भी था। इसमें अगर मैं 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं। सो बेसिकली यही चीज़ है, जब तक कि हमारा जो मेन रेशियो है वो सेम रहेगा, हम अपने बाकी के रेशियोज़ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलर केस यहाँ पर होगा, हम रेशियोज़ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जिसकी वजह से चेंज ना हो। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हर किसी में x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लाइक इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें y से और इसमें z से, और फिर तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यही करेगा, x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड अपॉन में जो x की टर्म थी जिससे हमने मल्टीप्लाई करा y और z। अब सिंपली हम और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हमें जो करना था हमने कर लिया। अब उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लॉग ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, हमारे पास एक्स डी एक्स है, वाई डी एक्स है, जेड डी एक्स है और नीचे एक्स वाई जेड तीनों की टर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली लॉग आएगा, हमें और कुछ भी फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी है। इफ़ यू आर कन्फ्यूजिंग समवेयर यू कैन लीव इट ऑन कमेंट। सो बेसिकली यहाँ सिंपली हमारे पास लॉग हो गया, लॉग जेड इक्वल्स टू लॉग हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमारा सेकंड कांस्टेंट लॉग c2। यहाँ से हमारी c2 की वैल्यू आ गई ये, और जैसा कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ हमारे इसका सॉल्यूशन होता है f ऑफ c1 कॉमा c2। बेसिकली यही हो गया हमारा फाइनल आंसर जो कि हमारा सॉल्यूशन। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल से। सो बेसिकली ये क्वेश्चन दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है और कहीं ना कहीं सॉल्व करने में भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ होता है जो है बीटा फंक्शन। अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद नहीं, सो आई वुड रिकमेंड आप एक बार प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लीजिए, तभी आपको उस क्वेश्चन में समझने में आसानी होगी। और एक बार आप इस क्वेश्चन को या तो अभी ट्राई कर लीजिए या जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपना LHS लेंगे जिसको हमें सॉल्व करना है। सिंपली हमने अपनी गिवन इक्वेशन लिख ली। अब हम साइन को ऊपर लेके जाएंगे। अब साइन थीटा इंटू वन, साइन थीटा इंटू वन। अब यहाँ पर हमने वन क्यों लगाया, सो नेक्स्ट स्टेप में हम वन की जगह यहाँ पर लिख देंगे
कॉस की पावर ज़ीरो। अब कॉस की पावर ज़ीरो या मैं किसी भी एक कांस्टेंट की पावर ज़ीरो ले लूँ तो वो 1 ही होती है। अब चाहे मैं उसे ए की पावर ज़ीरो लिखूँ, ए बी की पावर ज़ीरो लिखूँ या ए बी, तो 1 ही हो गया हमारे लिए। सो सिंपली हमने यही चीज़ यहाँ पर की है। अब हमने ऐसा क्यों किया है वो आपको आगे समझ में आएगा। अब हम नाउ नेक्स्ट स्टेप में अपनी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉज इफेक्ट तो कुछ पड़ा नहीं, कैंसिल आउट होके 1 ही हो जाएगा। हम ये सब कर क्यों रहे हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इस स्टेप में हमने बेसिकली -1/2 को लिख लिया है 2 इंटू 1/4 -1। सिमिलरली कॉस को हमने लिख लिया है 2 इंटू 1/2 -1। अब हमने ये सब क्यों किया है, ये सब क्यों है, वो आपको अब समझ में आएगा। सो बेसिकली बीटा फंक्शन जो होता है वो हमारा वो क्या होता है, 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स n माइनस 1 डी एक्स। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, x को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। हमने अगर अब सिंपली एक इंटीग्रल है, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल। हमने अगर अपने वेरिएबल को चेंज करा है, हमें उसके डेरिवेटिव को भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम वही करेंगे। x को साइन स्क्वायर थीटा से वो रिप्लेस करा है तो हमारा dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेसिकली हमने डेरिवेटिव निकाल लिया अपने साइन स्क्वायर थीटा का और कुछ भी नहीं। नाउ हमने अपना dx निकाल लिया। अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। पहले हमारी जो लिमिट्स थी वो थी 0 to 1। तो अब हम वही चीज़ पुट करेंगे। जब हम x को 1 पुट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है साइन स्क्वायर थीटा की, वो है π/2। जब हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थीटा में 0 आ रही है। तो सिंपली अब हमारी लिमिट्स भी चेंज हो चुकी है। अब हम अपनी जो इनिशियल इक्वेशन थी जो हमारी बीटा फंक्शन की, हम उससे रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपली 0 to π/2 जो हमने लिमिट्स ऊपर निकाली हैं, साइन स्क्वायर थीटा m-1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा n-1 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा सिंपली कॉस थीटा हो गया। अब स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, कॉज ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है, हमने बेसिकली वहीं यहाँ पर अप्लाई करी है। तो सिंपली ये हो गया 2m-2 2n-2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर जब भी हम कोई दो वेरिएबल है जिनकी आपस में पावर है, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर करी है। अब +1 कर देंगे तो सिंपली ये रही हमारी इक्वेशन। और बीटा फंक्शन का हम जानते हैं कि जो भी बीटा फंक्शन में हमारी जनरल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन की वैल्यू ये होती है। तो हमने बेसिकली यही ले लिया। अब सिंपली अगर आप देखोगे तो फिर हमें क्या गिवन है यहाँ पे, m m n n m m n n। और जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन 0 to π/2 साइन 2। बेसिकली अब पूरा रिपीट करने का उसको फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे m कंपेयर करेंगे तो ये हो गई हमारी n कंपेयर करें तो फिर ये हो गई हमारी n। ऐसा ही हमें सिमिलरली इस वाली इक्वेशन के लिए भी उसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने कंपेयर करा तो इस पूरी इक्वेशन के लिए हमारी क्या वैल्यू आई, वो है m हमारा आ जाएगा 1/4, n हमारा आ गया 1/2। सिमिलरली हम इस इक्वेशन से जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो वो आ जाएगा m हमारा 3/2, n हमारा 1/2। सिमिलरली हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो 1/2 बीटा 1/4 कॉमा 1/2 इंटू 1/2 बीटा कॉमा 1/4 1/2। अब सिमिलरली हमने हमारी m n की वैल्यू निकाल ली, वो पुट कर देंगे। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट और बीटा 1/2 की वैल्यू होती है पाई। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। फ़िलहाल अगर हम इसे वीडियो में सॉल्व करने जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आप ऑनलाइन कर सकते हैं पर आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, बीटा 1/2 की वैल्यू होती है पाई। सो 1/2 सॉरी रूट पाई, बीटा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। सो रूट पाई। अब बीटा 5/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू बीटा 1/4। तो सिंपली हम अगर इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, बीटा 1/4 से बीटा 1/4 कैंसिल आउट, रूट पाई इंटू रूट पाई हमारा पाई हो गया। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, विच इज़ प्रूव।
ये क्वेश्चन सही में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बीटा फंक्शन की इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ हुई हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि अब आपने देख लिया तो एक बार आप इसे ज़रूर खुद से ट्राई करें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आपको क्वेश्चन सही में आया या नहीं। सो आज के लिए इतना ही। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आता है। बिकॉज एक जगह यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि मुझे लगता है मोस्टली लोगों को शायद उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में बोला है यूजिंग द डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल। सो जो हमें इंटीग्रल गिवन है यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि मोस्टली चीज़ें तो एक्स की टर्म्स में है, बट ए हमारा एक डिफरेंट वेरिएबल यहाँ आ चुका है। तो इट्स ऑब्वियस सी बात कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है तो हम इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी इक्वेशन को राइट करेंगे आई की फॉर्म में। अब आप वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, बट मोस्टली बुक्स में और जहाँ पर भी देखोगे आई प्रेफर किया जाता है, तो उसी को लेकर हम चलेंगे। सो वी विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जो डिफ्रेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन होता है उसमें हमारा जो डिफरेंट वेरिएबल होता है हम उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं रेस्ट ऑफ द इक्वेशन से हटा के। लाइक इसमें हमारे पास एक्स का कोई रोल नहीं था, जो रोल है बस हमारे ए का है, तो इसलिए हमने उसको इंक्लूड करा है सिर्फ अपने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में। और हम जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में नॉर्मल डिफरेंशिएशन के ही सारे वैल्यूज़ होते हैं, बस उसमें जो हमारा मेन वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस हमें उसको ट्रीट करना है, बाकी सबको एज कांस्टेंट लेके चलना है। लाइक इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो है tan इनवर्स ए एक्स। तो सबसे पहले हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सो नाउ इट विल बी tan इनवर्स एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वही 1/(1+x²). कॉज यहाँ पे एक्स के साथ ए भी है तो फिर ये हो गया हमारा ए एक्स का होल स्क्वायर। और चेन रूल को मत भूलिएगा, मोस्टली ऐसा होता है एग्जाम्स में हम क्योंकि जल्दी में होते हैं, हमें कई सारे कंसेप्ट वगैरह को याद रखना पड़ता है, तो बेसिक्स चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से। बिकॉज अगर चेन रूल आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे एग्जामिनर यहीं से आपको पूरा पेपर कट कर देगा। तो चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होकर आ जाएगा एक्स, कॉज ए तो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो गई, एक्स हमारा कांस्टेंट था वो बाहर आ गया। सो ये रही हमारी फाइनल इक्वेशन। अब जो है हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, लाइक एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो गया। नाउ वी विल सॉल्व द रेस्ट इक्वेशन यूजिंग द पार्शियल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली ये क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। इसमें बेसिकली हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आती थी, लाइक इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1/(1+x²) इंटू में 1/(1+ax का होल स्क्वायर। सो नाउ वी विल टेक 1/(1+x² प्लस b/(1+ax का स्क्वायर, एंड नाउ विल पुट इट इक्वल टू 1/(1+x² इंटू 1/(1+ax का होल स्क्वायर। अब हम जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से। ये हमारे पास बन गया a इंटू 1+ax का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1+x² इज इक्वल्स टू 1। नीचे की टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये सेम टर्म होके कैंसिल हो गई। अब ऐसे सिचुएशंस में हम जो है लाइक हमारे पास दो टर्म्स हैं ए और बी, तो एक सबसे पहले हम ए के साथ वाले को ज़ीरो पुट करेंगे और बी की वैल्यू निकालेंगे, देन बी के साथ वाले को ज़ीरो पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे। मैं पहले 1+x² को ज़ीरो रख के निकाल ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ए है, तो उसके लिए बाद में हमारे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सो पुटिंग 1+x² इक्वल्स टू 0, देन वी विल गेट x² इक्वल्स टू -1। सो ये चीज़ हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। दिस विल बिकम 1 - ax का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो नाउ इससे हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो है 1/(1 - ax का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी की वैल्यू आप खुद निकालने का ट्राई कीजिए, मे भी हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, और अगर आपको पहले से आते हो तो वेल एंड गुड। सो सिमिलरली यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, एंड वी विल गेट अवर आंसर विच इज़ 1/(1+a²). सॉरी 1 - a²। यहाँ पर मुझे x² को -1 पुट करना था, मैंने वो नहीं किया।
माई एरर। सो नाउ अब हम अपनी जो ए और बी की वैल्यू लिख ली है, इनको हम अपनी इनिशियल इक्वेशंस में रख लेंगे। सो इससे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो ऐसे है। अब हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे आगे के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए। सो हियर इज अवर इक्वेशन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, a+x² अब हमारे पास पूरा सिंप्लीफाई करके ये वाली फाइनल इक्वेशन आई है, ये जिसकी तरफ मैंने एरो पॉइंट आउट की है। और यहीं पर वही चीज़ है जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आई है, tan इनवर्स x इंटू ए इन्फिनिटी टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देने की चीज़ है, वो है ये। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें जब हम लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट करेंगे tan इनवर्स ए एक्स की, तो हमारे पास तीन पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। वो है π/2, 0, -π/2। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये ए के ऊपर भी तो डिपेंडेंट है। tan इनवर्स x इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास π/2 हो रही है, बट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में ए भी है। ए एक कॉन्स्टेंट है, अगर ज़ीरो से बड़ा हुआ तब तो वेल एंड गुड, बट अगर ज़ीरो को इक्वल हुआ तब तो हमारी पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, और ज़ीरो से नीचे हुआ तो -π/2 हो गए। अब क्या होता है, कई जगह क्वेश्चंस में मेंशन किया जाता है नेचर ऑफ ए, लाइक हमें पहले बोल दिया जाएगा कि ए ज़ीरो से ग्रेटर देन है या ए लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो हमें ये तीनों चीज़ें निकाल के दिखाने पड़ेंगे। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, हम क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ग्रेटर देन ज़ीरो का ही निकालना है, तो इसलिए हम तीनों को निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। सो इसके लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी इस पूरे की, और ज़ीरो की वैल्यू तो ज़ीरो होती है, तो उससे हमारा कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। सो ए इंटू π/2, 1 माइनस ए, यहाँ पर बेसिकली हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे हमारे a² - b² वाले फॉर्मूले से, और ये आ गया हमारे पास अपना फाइनल आंसर। इस स्टेप में बेसिकली हमने डी ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब डिनोमिनेटर में दोनों में डी ए था, तो फिर वो तो कैंसिल आउट हो गया, और डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास आई हो गया, एंड 1/a का लॉग ए। अब ज़ीरो का हमने देखा कि ज़ीरो में तो इस पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है, तो ये सिंपली हमारे पास हो गया 1 - a²। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1 + a, 1 - a, फिर हमने इसे इस तरह से लिख लिया। अब इस तरह से हमने इसे कैसे लिखा है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सो ये हमारी इक्वेशन थी, 1/(1 + a इंटू 1 - a). सो सबसे पहले तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लिया। अब ऐसा क्यों किया है वो भी मैं समझाता हूँ। अब ऐसा करके हमें क्या मिला है, तो हम इसे क्या करेंगे, अब ब्रेक कर लेंगे। अब हाउ विल गोना ब्रेक दैट? सो वी विल सिंपली अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास वही चीज़ बचेगी ये, बट इससे हमारा जो है इसे सॉल्व करना आसान हो गया, बिकॉज अब हमें दोनों साइड लॉग ले लिया, हमें ज़्यादा कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में जाना ही नहीं पड़ा। अब और आप देख सकते हैं कि जब हमने ए को ज़ीरो के इक्वल लिया, और ए को ज़ीरो के इक्वल लिया और ए को ग्रेटर देन ज़ीरो लिया, तो हमारी वैल्यूज़ में कितना बड़ा फ़र्क आया है। इसीलिए अगर कोई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो इंश्योर करें कि आप तीनों वैल्यू निकाल के रखें। अब सिमिलरली यहाँ पर ए की वैल्यू जो हमने लेस देन वन ली है, सिमिलरली जैसे ग्रेटर देन वन ली थी वहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव हो गया था साइन, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, कॉज यहाँ पे पॉजिटिव था तो फिर नेगेटिव ही रहा, यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हम एक चीज़ देखते हैं, हमें लिमिट दी हुई है, तो उसमें प्लस सी की भी एक बहुत अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस होती है, पर मैंने यहाँ पर किसी क्वेश्चन में प्लस सी नहीं लगाया, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में प्लस सी नहीं लगाया। उसका जो रीज़न है वो ये है कि जब हम सॉल्व करेंगे, लाइक ए की वैल्यू जब हम अपने इनिशियल इक्वेशन में ज़ीरो पुट करेंगे, तो उसको सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। फिर जब आई की वैल्यू और ए की वैल्यू हम तीनों में से किसी भी सॉल्यूशन में ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो हमें हमारा सी ज़ीरो ही देगा। सो इसलिए मैंने लिखा तो नहीं है इनमें, बट लास्ट में सिग्निफाई करा है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको भी ये सिग्निफाई करना ज़रूरी है। सो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। आई नो बहुत लंबा क्वेश्चन है और इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए।
आई रिक्वेस्टिंग यू टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन बाय योर सेल्फ। एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। इसमें पार्शियल के कंसेप्ट लगे हैं, चेन रूल लगा है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा है, और प्लस ये जो 3 अलग-अलग मेथड वाली चीज़ है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे लिए फीडबैक के लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है।